अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग के रहनुमा लंदन में नवाज शरीफ के घर पर होने वाले हमले पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज असम्बली के फ्लोर पर कहा कि अगर किसी भी अपोजिशन के रहनुमा के घर पर हमला हुआ तो हम भी जवाब देंगे। नून लीग रहनुमा का ये भी कहना था कि हमारे कायद के घरों पर हमला हो सकता है तो सबके घरों पर हमला हो सकता है, हम दुश्मनी को बढ़ाना नहीं चाहते। ताहम अब हम इलेक्शन कमीशन के मामलात और जो मजीद कानून साजी और आने वाले मामलात हैं उनमें तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस मुकद्दस ऐवान को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ या किसी सियासतदान को हुकूमती पार्टी की तरफ से उनका घर, उनके घर की चार दीवारी, उसके घर का तकद्दस पामाल करने की कोशिश की, वी विल रिटेलिएट, वी विल पे बैक इन द सेम कॉइंस। ये कोऑपरेशन जो है, ये बाकी सेशन में बहुत से मसले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का मसला डिस्कस हो रहा है, लेजिस्लेशन आ रही है वो डिस्कस हो रहा है, एक फर्दर कोऑपरेशन इन दिस हाउस, हाउ टू रन दिस हाउस, वो डिस्कस हो रही है। वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ये बात तो हकीकत है कि हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत है। अब हुकूमत इन मामलात को कैसे हल करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल तमाम सियासी इख्तलाफात और नज़रियात एक तरफ, लेकिन किसी के घर पर हमलावर होना ना तो अखलाकी तौर पर दुरुस्त है और ना ही कानून इस बात की इजाज़त देता है, और मामलात को इस नहज पर लेकर भी नहीं जाना चाहिए कि सियासी जंग ज़ाती लड़ाई में तब्दील हो जाए। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में -1 की सदाएं गूंज रही हैं, बातें हो रही हैं इन हाउस तब्दीली को लेकर। अपोजिशन काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी के लोग ये दावे करते नज़र आ रहे हैं कि जल्द ही इमरान खान माइनस होने वाले हैं और तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। इन हाउस तब्दीली के ऊपर नून लीग के रहनुमा ये भी दावे कर रहे हैं कि PTI के ही 3 जो लोग हैं ये वज़ीर आज़म बनने के लिए शेरवानियाँ भी सिलवा चुके हैं। दूसरी तरफ मौलाना के धरने और अपोजिशन की मुख्तलिफ तहरीकों से कामयाबी से नमुर्दाज़मा होने वाली हुकूमत पुरएतमाद नज़र आ रही है और हुकूमती जमात के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान के माइनस होने का ख्वाब देखने वाले खुद माइनस हो रहे हैं और इमरान खान माइनस हो ही नहीं सकते। इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आलम हैं, वज़ीर आज़म हैं और ये पूरे अपनी टर्म सर्व करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। इनके ये ख्याली पुलाव हैं, खुश फहमी है, कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि खान साहब इनके पीछे अकाउंटेबिलिटी के पीछे जो लगे हुए हैं, ये अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत सी इस तरह की और चीज़ें भी करेंगे। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए हैं, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए हैं, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। सवाल यह है कि मुल्की सियासत में -1 की बातें क्यों हो रही हैं? किसी भी जानिब से -1 होने के कोई चांसेस भी हैं? ये बात हकीकत में बदल भी सकती है या सिर्फ ये बयानबाजियां की जा रही हैं? दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के हवाले से वफाकी हुकूमत को 7 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत अदालत ने मरियम नवाज के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हुकूमत के पास जाएं और कभी ना इस पर फैसला करें, उसके बाद आपको अदालत आना चाहिए। मरियम नवाज ने 2 रोज़ पहले ECL से नाम निकाले जाने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई थी ताकि वो 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जा सकें, अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी कर सकें। सवाल ये है कि सवाल उठाए भी जा रहे हैं, बहुत से लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि जब बैरून मुल्क नवाज शरीफ के पास शहबाज शरीफ हैं, उनके 2 बेटे हैं हसन हुसैन नवाज और ख़ानदान के दीगर लोग भी मौजूद हैं, तो फिर मरियम नवाज का बाहर जाना इतना नागुज़ीर क्यों है? हुकूमत इस मामले पर क्या हिकमत अमली इसके बाद सवाल है कि इख्तियार करेगी? इस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि -1 के मुतालबात जो हैं वो किए जा रहे हैं। इससे पहले भी माइनस जरदारी की बातें होती रही हैं, माइनस नवाज शरीफ की बातें होती रही हैं, लेकिन आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमती जमात ने ऑपोजिशन का ये मुतालबा तस्लीम किया हो। अब आप जो माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं, आप लोग फिर कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों का मुतालबा ये पूरा होगा? कैसे होगा? जितने कॉन्फिडेंस से आप लोग बात कर रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजूहात क्या है? और इमरान खान की तब्दीली आखिर आप लोगों के लिए इतनी नागुज़ीर बन क्यों चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब की जो तब्दीली है वो अपोजिशन के लिए नागुज़ीर नहीं बनी, बल्कि पूरी कौम के लिए नागुज़ीर बन चुकी है। जो इमरान खान साहब ने लोगों से झूठे वादे किए, जो झूठी उनको तसलियां दी, जो उन्हें ख्वाब दिखाए, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो पूरा होने की तरफ, तो दूर की बात है, पूरा होने की तरफ कोई उन्होंने कोई रत्ती बराबर भी कोई अमली कदम उठाए हों। गवर्नमेंट बनने के बाद उनके सारे दावे आपके सामने हैं। कभी वो करोड़ों नौकरियां बांट रहे होते हैं, कभी वो
50-50 लाख घर बना रहे होते हैं, कभी वो मुल्क को एशियन टाइगर बना रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की कौम की बदकिस्मती के नालायक लोगों का एक ऐसा टोला जो है वो मुल्क पर मुसल्लत हो गया है। अभी आप सिर्फ एक फैसला देखें जो पेशावर हाई कोर्ट ने, जो ये मेट्रो बस बनाने जा रहे थे पेशावर में, उसके बारे में दिया है, और इनकी नाअहली और इनकी नालायकी के ऊपर मैं कहता हूं कि एक मोहर लगा दी है। और अब ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा तहकीकात होनी चाहिए, इसमें करप्शन हुई है, इसमें नाअहल लोगों ने इसको काम को शुरू किया है। उस तहकीकात को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जी, जो बड़े मेरिट के बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैंने 2-3 बातें सिर्फ मोटी मोटी इसलिए आपके सामने रखी जी कि इन तमाम, और सबसे बड़ी बात जो मुल्क में इस वक्त महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, इनकी कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें, एशिया में पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क बन चुका है अशिया खुर्दनोश के हवाले से। गैस बिजली की कीमतों के हवाले से पूरी दुनिया में अब सबसे महंगा मुल्क बन चुके हैं। तो उसके बाद लोगों ने क्या क्या लेना है उनसे, लोगों ने कौन सी और ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब से हासिल करनी है। इसलिए ये नागुज़ीर बन चुका है कि हुकूमत की तब्दीली, और ये दुनिया में रवायात हुकूमत की तब्दीली के लिए आप लोग नहीं, ऑपोजिशन का तो ठीक है, एक सफ़े पर तब्दील हो, एक पेज पर हम ख्याल होना ऑपोजिशन का बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे पर खड़ी है, उन इत्तेहादियों का आप लोगों से इस बात पर कितना इत्तफाक है, जो इनके हलीफ हैं वो इस बात पर आपको लगता है मान जाएंगे, या राब्ते हैं, या उनकी भी ऐसी कोई सोच है, वो भी आपके मुतालबे से मुत्तफिक है, बावजूद इसके कि चौधरी शुजात कह चुके हैं कि अगर 6 महीने ये वजीर आजम रहे तो कोई भी इस मुल्क का वजीर आजम बनने को तैयार नहीं होगा। कुछ सोच उनकी अयां हुई, सबके सामने आई, लेकिन आपके कुछ राब्ते हैं इनके इत्तेहादियों से? आप हलीफों की बात कर रही हैं, जो इनके अपनी जमात के लोग हैं उनके ख्यालात आप सुने। हाँ जी, हलीफ तो जो है वो तो उनसे तंग है ही है। अभी आपने चौधरी शुजात साहब की बात की, अख्तर मेंगल साहब का 2 दिन पहले का बयान देखें जिसमें वो कहते हैं जनाब को जो ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट को दिया हुआ था वो खत्म हो चुका है, बाकी जमातें इनसे तंग हैं। लेकिन इनके अपने लोग, अभी उस दिन एक टीवी टॉक शो पे आनंद मीर साहब ने 4 MLA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिठाए, जिनमें से 3 ये कह रहे थे, 4 में से 3 ये कह रहे थे कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही। कोई कह रहा है करप्शन ज्यादा हो रही है, कोई कहता है बाद इंतजामी ज्यादा हो गई है, कोई कह रहा है हम लोगों की उम्मीदें जो है पूरी नहीं कर पा रहे, लोगों की तवक्कुआत पूरी कर नहीं पा रहे। इनकी अपनी जमात के लोग ये कह रहे हैं। इस बुनियाद के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि अब मजीद इनका आप लोग तो ये भी दावे करें कि अपनी जमात के लोग आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं, जिन लोगों ने शेरवानियां सिलवाई हैं वो लोग भी आपसे राब्ते में हैं? नहीं, देखें, जिन लोगों ने शेरवानियां वगैरह सिलवाई हैं, मुझे नहीं पता किन लोगों ने सिलवाई हैं। हम तो कोशिश ये करेंगे, अभी खैर ये बात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुई कि गवर्नमेंट की तब्दीली के हवाले से कौन सा दिन या कौन सी तारीख मुकर्रर की जाए, लेकिन अपोजिशन बहरहाल रफ्ता रफ्ता इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हो रही है कि इनका मजीद गवर्नमेंट में रहना इस मुल्क के लिए, इस निज़ाम के लिए सख्त नुकसानदेह है, पार्लिमान के लिए नुकसानदेह है, और इन लोगों की नाअहलियों से, नालायकियों से पूरी कौम वाकिफ हो चुकी है, और इनसे किसी भी तरह की मजीद उम्मीद रखना वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी की बात हो सकती है। अब कोई भी काम अच्छा इन लोगों से सरजद होने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी 2 छोटे सवाल, बिल्कुल मुख्तसर मुझे उसके जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो ये कि जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब हम किसी भी मुशावरत में, किसी भी काम में, तरमीम में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या ये फैसले सारे लंदन में एक जो बड़ा इजलास हुआ, यहाँ से लीगी वफ्द गया, उस पार्टी सतह पर ये फैसला हुआ है, या जज्बात में आके तकरीर कर दी और कहा जी हम हिस्सा नहीं बनेंगे, या एक पार्टी सतह का फैसला है जो ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है? देखिए जी, पार्टी में तो मुशावरत होती रहती है, आइंदा की जो हिकमत अमली है वो जमातें तय करती हैं। लंदन की मीटिंग उसी हवाले से थी, लेकिन ख्वाजा साहब का आज का जो बयान है वो उस वाक़े की वजह से है जो मियां नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर पेश आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वहां पे जो गुंडागर्दी की, जो बदमाशी की, वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। हम लोगों के सियासी जमातों के जो सियासी नजरियात होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और होते हैं, लेकिन किसी की किसी से जाती दुश्मनी नहीं होती, और अगर उसको जाती दुश्मनी बनाएंगे तो फिर वो ऐसा कल्चर आगे परवान चढ़ेगा, तो इसका मतलब सबके लिए खतरनाक है। ख्वाजा आसिफ के जाती जज्बात हो सकते हैं जो जिसका इजहार उन्होंने तकरीर में किया। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अब मरीम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए आप लोग वफाकी हुकूमत को अब रिक्वेस्ट भेजेंगे, दरखास्त देंगे? राब्ता तो एट द एंड आपको उन्हीं से करना है।
देखिए चूंकि ये खालिसतन टेक्निकल बात है जो कानून और ज़ाब्ते के दायरे में आती है, इसलिए जो टीम इस वक्त मरियम बीबी का केस लीड कर रही है, अदालत में लड़ रही है, ये उसका फैसला है कि उसने किस तरह इसकी आगे पैरवी करनी है। बहरहाल मरियम बीबी का हक है कि वो अपने वालिद साहब की आदत करें। मैं तो हैरान हूं, तरह तरह के बयानात, फलां वहां पे बैठा है, फलां वहां पे बैठा है, इनको जाना चाहिए नहीं। भाई एक बाप और एक बेटी का रिश्ता है, बेटी अगर अपने बाप को आदत जाना चाहती है तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि जी वो भाई वहां बैठा हुआ है, फलां वहां बैठा हुआ है। इस तरह की सियासत तो कम अज कम पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखी। ये उनका राइट है और ये उनके घर का फैसला है, ये उन्हें करने दें। ठीक है, बहुत बहुत डॉक्टर फजल तारिक फजल चौधरी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फवाद, ये हर तरफ से -1 की बातें हो रही हैं। आप लोग माइनस मरियम नवाज की बातें कर रहे हैं, नून लीग माइनस इमरान की बातें कर रही हैं। माजी में कभी ऐसे हुआ नहीं, अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि किसी हुकूमत से -1 की बात की गई और अपोजिशन का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया हो। नून लीग कह रही है कि आप लोगों के जो कुछ अरकान हैं वो नून लीग से राब्ते कर रहे हैं, 3 शेरवानियां सिल चुकी हैं, आप लोगों की पार्टी के अंदर बहुत सी बादशाहियत आ गई है, आप वजीरों की बात नहीं इमरान खान सुनते हैं। तो ये चल क्या रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर? क्या वाकई लोग तंग हैं, नून लीग से राब्ते करें? नून लीग सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है? पहली बात तो यह है कि देखें, ख्वाबों के ऊपर तो कोई किसी को पाबंदी नहीं कर सकता। अगर कोई ख्वाब ये सोचना शुरू कर दे कि कुछ हो जाएगा और फिर हम खुद ही जो है वो सारे आपस में लड़ पड़ेंगे, वो सब लड़ पड़ेंगे तो फिर मैं कूदूंगा और मैं फिर जो है वो सबका सुल्तान बन जाऊंगा, तो ये तो PMLN का अपना एक ख्वाब है। वो इस ख्वाब को जितनी जल्दी जितना लंबा जारी रखना चाहे वो अपना जारी रखे। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के कद का कोई लीडर PTI में तो छोड़िए पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको वो पसंद हो ना हो, उस बहस में जाए बगैर आप उनके जो इस वक्त जो पाकिस्तान में कद है इमरान खान का, जो किसी वक्त बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हम कहते थे, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, अब वो जो उनकी वो तो पार्टी सिंध तक महदूद हो गई। और इमरान खान एक वाहिद आदमी है जिनका कोयटा में भी, जिनका चागी में भी, जिनका खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, हर जगह के ऊपर अपना वोट बैंक है, उनके नाम के ऊपर वोट मिलता है। सो ये और इस वक्त कोई और लीडर इस पोजीशन में नहीं है, लिहाजा -1 वगैरह क्या होना। अच्छा, लेकिन एक आईनी ऑप्शन तो है यहाँ पर, तहरीक अदम एतमाद लाई तो जा सकती है, ये ऑप्शन है इन हाउस चेंज की फवाद। लेकिन क्या आप लोगों को बिल्कुल एतमाद, कॉन्फिडेंस है अपने इत्तेहादियों पे, अपने हलीफों के, कि आप लोगों के साथ वो खड़े रहेंगे बावजूद इसके कि चौधरी शुजात ये कह चुके हैं कि अगर इमरान खान 6 महीने अगर इसी तरीके से हालात रहे तो कोई भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर GDA के अपने इख्तलाफात, उनकी अपने कंसर्न्स हैं, आप लोगों से नाराजगियां MQM गाहे बगाहे करती रहती है, तो ये कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है कि आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े हों। देखिए, बात ये है शाजिया कि जो ऊपर नीचे है ना वो लगा रहता है, क्योंकि जो इत्तेहादी होते हैं या जो लोग आपके साथ होते हैं वो ये एक इंक्लूजन का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसके अंदर लोग जो हैं वो जो शामिल होते हैं वो पॉलिटिकल बार्गेन्स करते हैं, वो अपनी पोजीशन को ज़्यादा मुस्तहकम करने की एफर्ट्स, कोशिशें जो हैं वो करते हैं। अब ये जो आपने जो शुजात साहब का कहा या GDA का कहा या MQM को कहा, ये एक मुस्तकिल जो है वो एक मामला रहता है जिसमें वो चाहते हैं हमारी ताकत में इजाफा किया जाए, हमें मज़ीद जो पावर गेम है उसमें मज़ीद हिस्सा मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई हुकूमत छोड़ने का सोच रहे हैं। और हुकूमत छोड़ने का तब सोचा जाता है जब हुकूमत कमज़ोर हो। इस वक्त तो इमरान खान और PTI फ्रेंकली पहले से ज़्यादा मजबूत है। अगर आप इनका अगर प्योरली एक पॉलिटिकल एनालिसिस करें और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स देखें तो आपको महसूस होगा कि ये इस वक्त जो हुकूमत है वो ज़्यादा मजबूत है जो आज से 8-10 महीने पहले थी उससे। अच्छा,
बात ऐसे में जब आप लोगों को ऑपोजिशन के साथ मिलकर बड़े आईनी और कानूनी मामलात को सेटल करना है, आर्मी चीफ की लेजिस्लेशन का मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है, आप लोग कहते हैं मामला सेटल हो जाएगा। आज ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में कह दिया हम किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर है इनको भी गुस्सा है जो नवाज शरीफ के लंदन में घर के बाहर हुआ। तो अब वजीर आजम को, वुज़रा को आप नहीं समझते अपना रवैया लहजे नरम करने की ज़रूरत है? हमारे मुल्क में नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत कुछ होता रहे, आप लोग भी समझ लें इसको, नज़रिया ज़रूरत ही समझ लें। नहीं, देखिए बात यह है कि जो लंदन में हुआ है हमने तो उसकी मजम्मत की है, हम नहीं समझते कि ये होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब से नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वहाँ लंदन में गई है, ये मुजाहिरे वहाँ रूटीन की बात है। और जो वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो ये समझने में हक बजानब हैं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जो हैं वो दरअसल पाकिस्तान की मलकियत है और उनके खून पसीने की कमाई है, जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है उन्होंने यूसर्व किया और वो वहाँ पे उन्होंने अपने महल खड़े किए हैं। अब इनके ऊपर पीटीआई का कोई 100% कंट्रोल नहीं है। एक हिस्सा ज़रूर है, पीटीआई बहुत पॉपुलर है, इमरान खान बहुत पॉपुलर है ओवरसीज में, तो उन लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ होंगी, लेकिन वो पीटीआई के वर्कर्स नहीं है, ना ही हमारा उनके ऊपर कंट्रोल है। सो उसके ऊपर यहाँ पे नाराज़गी की तो ख्वाजा आसिफ साहब की समझ नहीं आती है। वो ख्वाजा आसिफ साहब का ज़्यादा मामला ये था कि वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो डिबेट है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं उनके ऊपर डिबेट ना हो। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये अपोजिशन की, आपने कहा उनके साथ लेजिस्लेशन, वो एक मामला यकीनन बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। पार्लियामान के अंदर हमें अपोजिशन की अहमियत का भी एहसास है। वो हमने कमेटी बनाई हुई है, परवेज खटक साहब उस कमेटी के सरबराह हैं, उस पर बातचीत हो रही है। परसों बुध को इस पे इलेक्शन कमीशन का फाइनल इजलास भी है। मुझे उम्मीद है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों पार्टीज जो हैं उनको अहम जो फैसले करने हैं वो हम कर लेंगे, उसमें कोई ये मामला जो हैं वो दरपेश नहीं। तो बुध तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 अरकान की तैनातियों का मामला वह सेटल हो जाएगा परसों इंशाल्लाह। परसों उम्मीद यही है कि परसों सेटल। अच्छा फवाद, आज लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए अब वफाकी हुकूमत से कहा है कि भाई आप 7 रोज में फैसला करें। तो एक पार्टी के अंदर अपनी तो एक सोच होगी ना कि आप लोगों ने क्या फैसला करना है, मरियम को बाहर जाने देना है अपने वालिद की आदत के लिए या नहीं जाने देना, क्या स्टैंड क्या आप लोगों का? देखो पार्टी के अंदर तो ये सोच है कि अब तो नवाज शरीफ को वापस आने की जो है वो अपना टाइम लाइन देना चाहिए कि वो वापस कब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो वो टाइम लाइन लेके गए थे, 4 वीक्स का टाइम लेके गए थे, वो तो पूरा हो गया। लिहाजा अब जरूरत यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए पाकिस्तान में, और बजाय इसके कि मरियम नवाज को लंदन भेज दिया जाए। इसके लिए आपको तसल्ली करना होगी कि वो उनकी सेहत ठीक है या नहीं, जैसे तसल्ली की थी भेजते वक्त कि वो बीमार हैं या नहीं, तो कर लें वो ठीक है कि नहीं। नहीं, अब तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा है जिस तरह से वो घूम फिर रहे हैं, तो लगता है कि उनकी सेहत बेहतर है, तो अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए क्योंकि वो वादा करके गए थे 4 हफ्तों में वापस आने का। तो मरियम को नहीं जाने देंगे आप लोग? मरियम नवाज साहिबा मेरा ख्याल है उनको चाहिए यहाँ अपने वालिद का अपने घर में इस्तकबाल करें, बजाय इसके कि ये भी लंदन जाने के चक्करों में पड़े। ठीक हो गया। अच्छा फवाद, बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड्स आए हैं, इतनी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इतने शकूक शुबात जन्म ले रहे हैं। हुकूमत की एक पोजीशन है, फिर मलिक रियाज साहब की एक पोजीशन है, ट्रांसपेरेंसी, अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इस पर शफाफियत की बात कर दी है, यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो कुछ और बात कर रही है। तो एक मौक़िफ़ होना चाहिए, करप्शन का पैसा है, किसका पैसा है, हुकूमत पाकिस्तान ने क्लेम किया, किसके खिलाफ क्लेम किया, तो ये एक पोजीशन वाजे ले लें आप लोग। नहीं, पोजीशन तो वाजे है। देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्लेम किया, पैसे वापस आ गए। किसके खिलाफ क्लेम किया? मलिक रियाज के खिलाफ क्लेम किया। जी जी बिल्कुल, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसके ऊपर क्लेम किया, लेकिन ये एक सिविल सेटलमेंट है। हाँ। और सिविल सेटलमेंट्स के ऊपर जो भी कंडीशनैलिटीज होती हैं उनको आपको एडहियर करना होता है, उसको आपको मान के चलना होता है दूसरे मुल्कों के कानून को। लिहाजा जो भी उसमें सेटलमेंट है उसमें कहा गया हुआ है इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो आप क्रिमिनल एलिगेशंस या वो बात नहीं होगी, वो नहीं हो रही। एक सिविल सेटलमेंट है, उसके नतीजे में आपको पैसे मिल गए हैं, $250 मिलियन वापस आ गया। आप आम खाएं, आपको पेड़ गिरने से क्या। ठीक हो गया। लेकिन नाम लेते हुए
सबके पर जलते हैं ना, तो वो कुछ दिनों में चीज़ें बड़ी वाजे होकर सामने आ गई हैं। फवाद, अच्छा, चेयरमैन नैब ने एक बार फिर कहा कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, मालम जब अब BRT पर रेफरेंस तैयार है, तो जाहिर है एक स्टे ऑर्डर भी आप लोगों ने लिया हुआ है, हुक्म इम्तनाई। वो कहते हैं जब खत्म हो जाएगा तो जो है ना वो बिल्कुल रेफरेंस जो है ना वो तैयार कर लिए जाएंगे, इस पर मजीद काम शुरू हो जाएगा। तो मालब जब्बा में जिन वुज़रा का नाम आता है, BTR में जिन जिन का नाम आता है, यहाँ तो रेफरेंस दायर होने से पहले ही लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 90 रोज़ के लिए जो है ना वो नैब पकड़ लेता है। आप देखें ना जरदारी साहब के साथ भी यही हो रहा है, रेफरेंस कोई नहीं बना लेकिन वो भुगत रहे हैं। तो अगर वुज़रा पर ऐसी कोई कार्रवाई होती, आप लोग कोई तनकीद नहीं करेंगे ना इस पर? बिल्कुल वेलकम करेंगे सहता साहब को भी। तो 2 वज़रा पे तो कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, बाबर वान के ऊपर हुआ, बाबर वान ने रिजाइन किया, जाके अपना केस कंटेस्ट किया, बरी हो गया है। उसके बाद अलीम खान के ऊपर हुआ, अलीम खान जेल गए, बेल लेके आए। सप्तैन के ऊपर हुआ, सप्तैन साहब गए जेल गए, बेल लेके आए। तो इस पर फिर स्टे क्यों लिया? तो फिर इस पर स्टे क्यों लिया? यही तो बात सब कर रहे हैं। फिर इस पर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके सामने आ जाते, BRT पे और मालम जब्बा पे। नहीं, वो गवर्नमेंट ने तो कोई स्टे नहीं लिया हुआ, ना ही गवर्नमेंट इसमें पार्टी है। तो BRT ने पे किसने स्टे लिया हुआ है? अभी तक ने स्टे नहीं लिया। सूबाई हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर गौर कर रही है, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। नहीं, उसका नैब से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो तो एक है कि जी अपना FIA इंक्वायरी करे या ना करे। उनका इस्तदलाल ये है कि जी 2 दफा पहले हो चुकी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने पहले इसको कर दिया हुआ है। आप इस बार बार इंक्वायरियां जो है वो आप नहीं कर सकते। वो तो एक कानूनी बात है, उसके ऊपर कोई मेरिट्स के ऊपर तो वो बात नहीं कर रहे। लेकिन नैब में तो केसेस तो चल रहे हैं ना। तो नैब का मामला रहता है, नैब के ऊपर जिसने स्टे लिया हुआ उनको चाहिए खत्म कराएं और इसको फाइनलाइज करें। इतने लंबे अरसा तो नैब को नहीं रखने चाहिए रेफरेंसेस। आई एग्री। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और तशद्दुद को 127 रोज़ हो चुके हैं। ना तो दुनिया का कोई दबाव भारतीय ढिठाई को ख़त्म कर पाया है और ना ही इंसानियत के आलमी अलमबरदार। इस मामले पर भारत को कोई नहीं ऐसी ताकत है जो झुकने पर मजबूर कर सके। इन 127 दिनों में वादी को 150 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। अशाए खुर्दोनोश की किल्लत है। जुल्म और तशद्दुद से शहीद होने वालों की जो खबरें हैं, ये मवासलात पर पाबंदी की वजह से मंजर आम पर नहीं आ पा रही हैं। 127 रोज़ में 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अब अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की परमिला जयपाल और रिपब्लिकन पार्टी के स्टीव वॉटकिंस की जानिब से एक बिल पेश किया गया है, जिसमें भारत से मकबूजा वादी में मवासलात की बंदिश और नज़रबंदियाँ जो हैं इनके खात्मे का मुतालिबा किया गया है। बिल में ये कहा गया है कि भारत जम्मू और कश्मीर के तमाम रिहायशियों के लिए मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल में गुज़श्ता 30 सालों में मसला कश्मीर की वजह से हज़ारों अफराद जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उनकी आदाद शुमार भी शामिल किए गए हैं। अमरीकी कांग्रेस में पेश किया जाने वाले ये बिल अहम पेशरफ्त है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया कब तक इन करारदादों और बिल्स तक ही महदूद रहेगी, और वो भारत जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का असर नहीं पड़ता, वो अमरीकी कांग्रेस में जो मंजूर होने वाली करारदादें वो इसको किस खातिर में लाएगा, वो इसकी कैसे सुनेगा? कश्मीरियों पर जुल्म ढाते हुए भारतीय हाथों को कौन रोकेगा, और इस मामले पर पाकिस्तान अब खामोश क्यों है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। शाहिद लतीफ़ साहब, कश्मीर के मामले पर अमरीकी कांग्रेस में 3 हफ्तों के दौरान ये दूसरी करारदाद है, और आम बात यह है कि एक इंडियन नजाद अमरीकी शहरी जिसका डेमोक्रेटिक से ताल्लुक़ है, उन्होंने इसको पेश किया है, जिसमें जोर दिया गया है कि तमाम ये जो जुल्म सितम है इसको ख़त्म किया जाए, उनके राइट्स उनको दिए जाएँ। सवाल वही जो मैंने अपने अभी इंट्रो में कह रही थी कि जिस मुल्क पर
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का असर नहीं है, ये अमरीकी कांग्रेस के बिल क्या असर डालेंगे उस पर शाहिद लतीफ़ साहब, इसका क्या असर लेगा भारत? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि भारत का जो रवैया है, अगर वो दुनिया का इतना बड़ा अदारा जो सबसे बड़ा है अक़वाम मुत्तहिदा, उसकी करारदाद को आज तक उसने कोई अहमियत नहीं दी और दनदनाते हुए वो जो कुछ उन्होंने आज तक कहा था उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। यानी जो उन्होंने कहा था उसके अंदर फैसला ये था कि जो कश्मीरी हैं उनको रायशुमारी का हक़ मिलेगा, मगर वो नहीं हुआ। और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत, जो जुल्म व तशद्दुद आज तक हम दहाइयों से देख रहे हैं, उसमें न सिर्फ ये कि उसे कायम रखा गया, उसमें बेपनाह इजाफा कर दिया गया। और ये जो इस मरतबा एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया वहाँ पे कर्फ्यू लगाकर, ये तो पूरी दुनिया में कभी इतने वक्त के लिए कहीं कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अब ये सारी चीज़ें दुनिया है, उसकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, सोच विचार भी है, मगर उसके बावजूद ये जो अल्फाज अदा कर दिए जाते हैं, मगर चूंकि उस पर कोई कारकर्दगी नहीं होती, और ख़ासकर अमेरिका जैसा मुल्क जो कि खुल्लम खुल्ला कहता है कि जी दोस्त और दुश्मन जो हैं वो मुस्तकिल नहीं हुआ करते, मुस्तकिल सिर्फ आपका मफाद होता है। बिल्कुल। तो इससे जाहिर हो जाता है कि अमेरिका ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहता। इस वक्त दोस्ती हिंदुस्तान से है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके मफादात जो हैं माली, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जब वो कहते हैं कि अपना मफाद मुस्तकिल होता है, तो उन्हें अपना मफाद अजीज़ है, उन्हें कश्मीरियों की सेफ्टी और कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना वो उसके एजेंडा में शामिल नहीं है। शाहिद लतीफ़ साहब, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी ज़बरदस्त कश्मीर के मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, पूरी दुनिया में उसको सराहा भी गया। इवन कि नाकदीन जो थे उन्होंने भी कहा कि कश्मीर के मसले पर बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है, ज़बरदस्त फोरम पर, सबसे बड़े फोरम पर। लेकिन अब आपको नहीं लगता कुछ खामोशी है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है? तकलीफें आज भी कश्मीर में वही हैं, उसी तरह कर्फ्यू लगा हुआ है, उसी तरह 370 आर्टिकल जिसका खात्मा था वो आज भी है। लेकिन हमारे यहाँ अब इतनी खामोशी क्यों होगी? हमारी सियासत के हमारे जो इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है वो हावी हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि आपकी जो दूरअंदेशी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। आपके जो स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। यानी एक आज़ादी मार्च क्या मौलाना ने की कि उसके पीछे कश्मीर भी दब गया, मुल्क के सारे मसाइल ख़त्म जो हैं वो दब गए, अंदरूनी बैरूनी महाज जो हैं उनको एक तरफ खड़ा कर दिया गया। और जो पाकिस्तान का इतना बड़ा मफाद था, जैसे आपने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी मेहनत की थी वो सारे मसाइल उठाने में, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर किए गए थे। और अरसा दराज से मुसलमानों के मसाइल उस तरह कभी किसी ने नहीं उठाए जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने उठाए थे, और इसीलिए उनको पूरी दुनिया में उनकी तारीफ भी की गई। और वो मसाइल इस्लामोफोबिया जैसे पहली मरतबा दुनिया को समझ आए कि हमारे मसाइल क्या हैं। इस हद तक कि हमारी यानी OIC भी है, मगर उसने भी कभी उस तरह नहीं की जो पाकिस्तान ने अपने वज़ीर आज़म के ज़रिए करवा दी, और वो दुनिया की समझ में भी उनको लाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद इसको इस तरह ज़ाया करना बड़े ही अफसोस की बात है। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो या आप तहरीक इंसाफ का, जो भी ऑपोजिशन होती है वो हुकूमत पर तनकीद करती है कि हुकूमत की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। यही अब हो रहा है, जो ऑपोजिशन है वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है कि इनकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, इन्हें बैरून मुल्क दौरे करने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लॉबी करने की ज़रूरत है। तो फिर ये आज के दौर में भी ये ऑपोजिशन की तनकीद बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है कि पॉलिसी ठीक नहीं है इस हुकूमत की? नहीं, देखें, कुछ हिस्सा तो तनकीद का मैं समझता हूं जायज़ है। मैं लॉबिंग की हद तक और इस मामले को ताज़ा रखने की हद तक अपोजिशन की तनकीद को जायज़ समझता हूं, मगर उनका साथ ये भी तो कहना था ना कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान बाहर गए प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने और कश्मीर का सौदा कराए,
और हर मकाम पर वो यही याद दिलाते हैं हमारे सादा लोग जो हैं उनको कि कश्मीर का तो उन्होंने सौदा कर दिया। हमें बताएं ना कौन सा सौदा कर दिया। जो जनरल असेंबली में तकरीर थी वो कश्मीर के बारे में जो भी गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने में काम आई या उसने गलत फहमियाँ पैदा की? इसका जवाब अपोजिशन दे। और जो अपोजिशन और उनके लीडर आज तक करते रहे उसके साथ भी इसका जो है वो कंपैरिजन करें, वो तो दूर दूर तक इसके करीब भी नहीं थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की कमजोरियां बिल्कुल नजर आ रही हैं, मगर जिस हद तक अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तनकीद की है वो जायज़ नहीं है। तो मजीद क्या स्ट्रेटजी इस हुकूमत को अपनानी चाहिए? वही बात के दौरे करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉबी करनी चाहिए, या सिर्फ इस तरह तकरीरों से करारदादों से ही तो मामलात हल होने वाले नहीं है? शाहिद लतीफ़ साहब देखें, आज के ज़माने में हम हमेशा ये बात करते हैं कि परसेप्शंस मैटर मोर देन द रियलिटीज, यानी हकायक से वो जो आपके बारे में एक तासुर कायम किया जाता है वही दुनिया मानती है। आफ्टर ऑल तो क्या आलमी दुनिया को इस परसेप्शन नहीं है, किया गया था, इस बात का इदराक नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है? दुनिया को इदराक तो है। इदराक अगर है भी तो हमने उसको मजीद मजबूत करना है ना। जो हमारा फर्ज है हम तो वो निभाएं। यानी लॉबिंग क्यों नहीं हम करते? हिंदुस्तान की आप लॉबिंग देख लें कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ होती रही और दुनिया ने दहशतगर्दी का जो ठप्पा है वो हमारे ऊपर लगा दिया, क्योंकि हिंदुस्तान ने लॉबिंग की दुनिया भर में और हम अपना दिफा करने में नाकाम रहे। दुनिया भर में हमारे सफारत खाने हैं, दुनिया भर के सफारत खाने पाकिस्तान में हैं। क्या इस सतह पर हमें ये काम नहीं करना चाहिए कि इसके जरिए हम दुनिया को मतला करें? हमारे पास सारा मौजूद है और उन्हें बताएं। लेकिन हमें इस हकीकत को भी सामने रखना चाहिए शाहिद लतीफ साहब कि दुनिया का इस मामले पर दोहरा म्यार है। अगर किसी यहूदी को कुछ हो जाए, कहीं दुनिया में अमेरिका बरतानिया में किसी को कुछ हो जाए, वहां फौरन इंसानी हुकूक की आवाजें जब वो पूरी दुनिया में गूंजना शुरू हो जाती हैं। इस मामले पर दोहरा म्यार है दुनिया का, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो चाहे वो कश्मीर का मामला हो। ये आपने ठीक कहा, दोहरा म्यार है, मगर हमने इसी दुनिया के साथ डील करना है ना। इसी दुनिया के सामने वही दुनिया जो हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान को दहशतगर्द मानती है, ये लॉबिंग का नतीजा है ना। तो क्या हमें लॉबिंग करते हुए कम से कम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ऐसी आवाजें नहीं उठवाना चाहिए जिसके अंदर कश्मीर को बाकायदा हिंदुस्तान को इस बात के ऊपर उसको इसका मुर्द इल्जाम ठहराया जाए और उसे बताया जाए कि ये हिंदुस्तान की वजह कश्मीर का मामला है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी लॉबिंग जो है वो हर सूरत करनी है और इतने मौसर अंदाज से करनी है कि कश्मीर का मसला हर वक्त ताज़ा रहे। और आफ्टर ऑल ये अगर कांग्रेस में ये उठकर करारदाद आई है, अमेरिका जैसी जगह पे यूरोपियन यूनियन ने भी यही काम किया, हिंदुस्तान में लोग हैं जो बाकायदा कश्मीर के हक में बात कर रहे हैं, तो आवाजों का असर तो है ना। यही परसेप्शन है। मैं ये समझता हूं कि इस परसेप्शन को बदलने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही कि जो कश्मीरी हैं वो मजलूम नजर आए, ये परसेप्शन हमें बनानी है, बनी हुई है, मगर इसको मजीद हमने उजागर करना है। वहां पे जो जुल्म और सितम और जो तशद्दुद है, जो बर्बरियत है, हमें उसको मजीद उठाना है। मेरा मकसद कि परसेप्शन और लॉबिंग से ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पहले 100 दिनों में जुनूबी पंजाब के इत्तेहादियों और अवाम के साथ किया गया जो नए सूबे का
जुनूबी पंजाब को नया सूबा बनाना, ये वादा तो पूरा कर नहीं सकी, लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के ज़िला डेरा गाजी खान में बुज़दार कबीले पर मुश्तमिल एक नया ज़िला कायम करने पर होमवर्क शुरू हो चुका है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर डीजी खान और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान से नया ज़िला बनाने के लिए सिफारिशात मांग ली हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इक़्तिदार में आने के बाद कबायली इलाकों पर मुश्तमिल एक नई तहसील कोहे सुलेमान पहले ही कायम कर चुके हैं, जबकि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के डीजी खान में 55 अरब के तरक्याती मनसूबा जात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश पर ज़िला मियांवाली में 90 अरब 31 करोड़ के 25 अवामी फलाह के मनसूबा जात पर काम भी शुरू हो चुका है। जबकि ये भी इत्तलात हैं कि जुनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट 1 जुलाई से फ़ाल हो जाएगा। इंतज़ामी उमूर के लिए इब्तदाई तौर पर बजट में 3 अरब के फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। 18 सूबाई महकमों के स्पेशल सेक्रेटरीज जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात किए जाएंगे और ये सेक्रेटेरिएट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुल्तान में कायम किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 18 सूबाई महकमों के दफातर नए सेक्रेटेरिएट पे कायम किए जाएंगे। इस पर मैं मजीद बात करूंगी नुमाइंदा खुसूसी अनवर सुमरा से। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अनवर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इक़दामात हो चुके हैं, कितना होमवर्क, क्या काम मुकम्मल किया जा चुका है ज़िला डेरा गाजी खान को 2 ज़िलों में तकसीम करने का? जी देखें शाजिया, बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से कबल जनूबी पंजाब सूबा महाज एक ग्रुप बना था जो सियासतदानों को, जनूबी पंजाब के सियासतदान थे उन पर मुश्तमिल था, जिनकी सदारत खुसरो परवेज़ साहब करते थे और नसरुल्लाह दरेशक साहब उनके सरबराह थे। उन्होंने कबल अज़ वक्त जो है असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और उन्होंने डिमांड रखी कि ये ग्रुप जो है ये जनूबी पंजाब का एक अलहदा सूबा बनाने की तहरीक चलाएगा। अच्छा। जिस पर मुज़ाकरात हुए और इमरान खान साहब ने उनको जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोगों को PTI में जम कर लिया और उनको कहा कि वो PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें और 100 दिन के अंदर जो है वो जनूबी पंजाब सूबे पर काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं उनके जो भी मुतालबात होंगे जनूबी पंजाब के हवाले से उन पर फैसले कर लिए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो मौजूदा सूरत हाल ये है कि सरदार उस्मान बुज़दार जिनका तल्लुक़ डीजी खान से है, बजाय इसके वो जनूबी पंजाब सूबा महाज की डिमांड जो थी उस पर जनूबी पंजाब सूबा कायम करते, उन्होंने एक जो है काउंसिल, एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई ताहर बशीर चीमा साहब की सरबराही में, जिनको वज़ीर आला के ऑफिस में एक ऑफिस दिया गया। लेकिन अब वो ऑफिस भी ख़त्म हो चुका है। यानी इससे साबित हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है जनूबी पंजाब में एक नया सूबा बनाने के जो नारा दिया था, जो मंशूर में शामिल किया था, उससे दूर हो चुकी है। लेकिन उसके बरअक्स एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो ये हो रही है कि उस्मान बुज़दार साहब जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, पहले तो उन्होंने अपने ज़िले में एक नई तहसील बनाई जैसे कोहे सुलेमान है, अब वहाँ 4 तहसीलें हैं। उसके बाद उन्होंने सूबाई वज़ीर की सरबराही में एक कमेटी बनाई जिसको कहा गया कि वो अजला और तहसीलों की जो हदूद हैं उनका असर नौ जायज़ा लें। अच्छा। और उसके पीछे ये भी कहा गया कि डीजी खान में जहाँ बुज़दार फैमिली रहती है, क्योंकि तौसा शरीफ जो तहसील है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो आबाई गाँव है भारती वो पाया जाता है। इसके अलावा जो डीजी खान के साथ जो अजला हैं जहाँ पर बुज़दार फैमिली के लोग रहते हैं, उनको मिलाकर अगर एक सूबा बना दिया जाए तो इस पर होमवर्क शुरू किया जाए। अब बात तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत के बगैर तो ये कदम नहीं उठा सकते ना। हर हफ्ते में 2 बार उनको बुलाया हुआ होता है, तो यकीनन आप नहीं समझते मुशावरत हुई होगी वज़ीर आज़म के साथ? जी डेफिनेटली। देखें अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो तो पंजाब का सूबा तो वो चला रहे हैं, बिल्कुल। और वज़ीर आला पंजाब को हफ्ते में 2 दफ़ा वो इस्लामाबाद बुलाते हैं। उसके बाद 1.5 साल बाद एक ब्यूरोक्रेट्स की टीम पूरी तब्दील कर देते हैं, DSP से लेकर IG तक तब्दील कर देते हैं, AC से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक तब्दील कर देते हैं और कोर ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम बनाते हैं जिनको कहा जाता है कि अब वज़ीर आला पंजाब की जगह पर आप काम करेंगे, आप इंतज़ामी अमूर भी देखेंगे, माली अमूर भी देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल भी देखेंगे। अच्छा। लेकिन डीजी खान में जो डेवलप हो रही है वो बड़ी हैरान कुन है। पहले तो 55 लाख रुपए से वहाँ तरक्याती काम करवाए गए, 131 तरक्याती स्कीमें जो हैं वो उन पे काम जारी है। उसके बाद करप्शन के जब इल्ज़ामात आए, जिनमें कुछ ब्यूरोक्रेट से, कुछ अजीज़ से वज़ीर आला पंजाब के जो ब्यूरोक्रेट से, उनको जो मौजूदा रीशफल किया गया ब्यूरोक्रेट्स में, उनको फारग कर दिया गया सूबे से कि उनकी तैनाती या उनकी यहाँ पर रहना मशकूक हो गया था। मुझे ये बताएं कि जो काम करने जा रहे हैं, 2 ज़िले बनाने जा रहे हैं, इसको तकसीम करने जा रहे हैं, ऑपोजिशन को इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है? देखिए, अपोजिशन अपने मामलात में उलझी हुई है। वो तो असम्बली के फ्लोर पर आज तक किसी ने ये बात नहीं कही कि आपने जनूबी पंजाब में एक सूबा बनाना था, जिसके लिए गुज़श्ता बजट में ये प्रपोज़ल थी कि आप जनूबी पंजाब 1 जुलाई से मुल्तान में एक मिनी सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा, जिसके लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी थी। लेकिन वो 1 जुलाई भी गुजर गई। इसके बाद वो जनूबी पंजाब में सूबा बनाने की तहरीक तो है, अपने वो दम अपना जो है वो लेकिन खत्म हो वहाँ गया। सेक्रेट तो बन रहा है ना जी, सेक्रेटेरिएट जुलाई से ऑपरेशनल होना था, वो नहीं बन सका। लेकिन नई प्रपोजल ये आ रही है कि जो बुज़दार फैमिली, जो कबीला बैठा हुआ है, वो जिन अजला में है, लिया में है, मुजफ्फरगढ़ में है, और जो बाकी कबायली इलाके हैं, उन पर मुश्तमिल एक ऐसा सूबा बना दिया जाए जिसमें बुज़दार फैमिली की अक्सरियत हो, और तो वो 2023 बात में फ़ायदा उठा सकें, सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब नया सूबा बनेगा तो उसमें असम्बली की सीटें भी बढ़ेंगी, और सॉरी, नया ज़िला बनेगा तो असम्बली की सीटें बनेंगी। ज़िली इंतज़ामिया जो है, ज़िली वहाँ इलेक्शन जब होंगे तो बुज़दार फैमिली डोमिनेट करेगी। तो इस हवाले से बुज़दार साहब, वो लोग कहते हैं, वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ये वसीम अकरम प्लस हैं, वो अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान या अपने कबीले को इकट्ठा करके अगर वो ज़िला बना रहे हैं, तो दूसरी जो तहरीक थी, जो तहरीक जिन लोगों ने शुरू की थी, वो भी अब खामोश हैं, क्योंकि उनको वजारतें वफाक में भी मिल चुकी हैं, सूबे में भी मिल चुकी हैं, और ये एक नया काम शुरू हो रहा है। माजी में भी ऐसे खामोश है कि मियाँ वाली के लिए 90 अरब के फंड, डेरा गाजी खान के लिए 55 अरब के फंड, तो अब सेंट्रल पंजाब के जो फंड्स हैं वो ज़ाहिर जनूबी पंजाब में जब जाएंगे वो लोग तो खुश होंगे। इसका मतलब यहाँ पर लाहौर में कोई काम नहीं हो रहा अब। जी बिल्कुल। देखें, प्रपोजल देखें, लास्ट टाइम जो है जब साबका हुकूमत पंजाब की थी, तो लाहौर के 3 ज़िले बनाने की प्रपोजल फाइनल हो चुकी थी। अगर आबादी को क्राइटेरिया बनाया जाए, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक क्राइटेरिया है, तो लाहौर के ज़िले बनने चाहिए। लेकिन ये यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि लाहौर में इंतज़ामी अमूर, DC लाहौर जो है वो एक वक्त में पूरे ज़िले के इंतज़ामी अमूर जो है वो नहीं अंजाम दे सकता। इसी तरह जो CPO है लाहौर का, CCPO, वो भी तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर नबर्द आज़मा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बरअक्स काम ये हो रहा है कि बुज़दार फैमिली या बुज़दार कबीले को इकट्ठा करके एक नया ज़िला बना दिया जाए। सियासी बुनियादों पर माजी में भी ज़िले बनते रहे हैं, लेकिन उनका कोई डेमोग्राफिक इम्पैक्ट भी होता था। अब यहाँ पर डेमोग्राफिक इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा, बल्कि वहाँ पर आप देखें ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो फैसिलिटीज़ लाहौर में नहीं है, मसलन देखें कि आपका ये CCTV कैमरा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट वहाँ चला गया है, 1122 का प्रोजेक्ट वहाँ चला गया, DG खां में, PHA वहाँ चली गई है। इसके अलावा जो है मतलब DG खान लाहौर बनने जा रहा है। मुझे ये बताएं, सूबाई हुकूमत के पास आईनी कानूनी तौर पर यह इख्तियार है वो अपने तय ज़िला जो है वो बनाने की, किस तरीके से मंजूरी दे सके? देखें, पंजाब में जो है सूबाई हुकूमत है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। माजी में 3 जो अजला बने थे, पाकपतन का ज़िला 1992 में बना था, वो सियासी बुनियादों पर बना था। 1993 में एक ज़िला जो बना है हाफसाबाद, वो भी सियासी बुनियादों पर बना है। 2005 में ज़िला ननकाना का बना, शेखुपुरा का काट कर, वो भी सियासी बुनियादों पर। इसके हवाले से एक पॉलिसी होनी चाहिए और बताया जाए कि कितने नफूस पर कोई भी ज़िला नया होगा, उसके इंतज़ामी ढांचा क्या होगा, वहाँ रेवेन्यू का क्या तरीकाकार होगा। ऑपोजिशन से मुशावरत भी नहीं की जाती है, तमाद में नहीं लिया जाता, ऑपोजिशन के बगैर हुकूमत ये काम कर सकती है? देखिए, ये बात ये है कि असम्बली फ्लोर पर डिबेट होना चाहिए इस पे कि एक ज़िला नया बन रहा है, उस वो फिजिबल है या नहीं है। अपोजिशन की एक कमेटी असम्बली में बननी चाहिए जो इस पर डिबेट करे, जिस तरह बाकी लेजिस्लेशन होती है इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन क्योंकि अपने मामलात में उलझी हुई है, उसका ध्यान ही सूबाई मामलात पर नहीं है, वो तनकीद बराए तनकीद के फार्मूले पर अमल करती है, वो संजीदा नहीं है। और जो जनूबी सूबा पंजाब के लोग थे, उनको वजारतें मिल चुकी हैं, उनके अपने मामला सीधे हो चुके हैं, फंड्स का रुख जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ हो चुका है, लिहाजा वो भी खामोश हैं। और इससे अल्टीमेटली जो है, जो बाकी अजला हैं उनके साथ भी ज्यादती होगी, और वहाँ पर जो ज़िला बनेगा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और बहुत सारे मामलात होंगे, जिस तरह माजी में पूरे पंजाब के उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस बने ना बने, एटलीस्ट DG खान जो उनका अपना ज़िला है उसके लिए वो वसीम अकरम प्लस ज़रूर बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल
नाज़रीन, चेयरमैन नैब ने आज एक बार फिर से ये वाज़े कर दिया है कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि बीआरटी और मालम जब्बा अराजी के खिलाफ रेफरेंस तैयार है। अदालती हुक्म की वजह से बीआरटी पेशावर मंसूबे की तहकीकात नहीं कर सकते। अदालती हुक्म इम्तनाई खत्म होने पर एक्शन लिया जाएगा। बीआरटी मंसूबा तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर यकीनन एक ऐसा दाग है जो हमेशा इनके दामन पर लगा रहेगा। 2017 में शुरू होने वाला यह मंसूबा आज 3 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका है और इसकी लागत में कई गुना इजाफा भी हुआ है। जबकि मालम जब्बा केस में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पर उनके बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ये इल्ज़ाम है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक ने मालम जब्बा में 278 एकड़ सरकारी जो अराजी थी ये मनपसंद कंपनी के नाम उसको लीज किया था, लीज दी थी। मनपसंद कंपनी को होटल बनाने का ठेका दिया गया था। नैब के मुताबिक लीज का जो मुआहदा था ये 15 साल का था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया और 33 साल कर दिया गया। इसी केस के अंदर मौजूदा वज़ीर आला KPK महमूद खान, मौजूदा सीनियर सूबाई वज़ीर बराए सयाहत आतिफ खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ का नाम भी शामिल है। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो खुद एहतसाबी का नारा लगाती थी वो अपने खिलाफ जारी केसेस में फिर आखिर ताखीरी हरबे इस्तेमाल क्यों कर रही है? शफाफियत का नारा लगाने वाले इमरान खान इस ऐसे केसेस में शफाफियत को यकीनी क्यों नहीं बनाते? वज़ीर आज़म को यकीनन इस बारे में गौर करना होगा और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।